किसी पार्टी से सिंबल लेना इस बात का मुतरादिफ है कि आपने उस पार्टी को डिसॉल्व किया है, और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 17 में मौजूद है, किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है। कल आपने देखा है पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, बाप बेटी बांजा भतीजा सारे लगे हुए हैं। इनका सब मकसद यही है कि पीटीआई के पास कोई निशानी न रहे। हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि ये वो है जो हॉर्स ट्रेडिंग को बड़ा पसंद करते हैं, और वो हॉर्स ट्रेडिंग में पैदा बड़े हुए हैं। यही तो है जो सुप्रीम कोर्ट ने, जब हुकूमतें डिसॉल्व होती थी, असम्बलियों के केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाते थे, सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी थी कि कोई ऐसा निजाम वज़ा करे जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग रोके। अगर आप पीटीआई में इस वक्त निशान लेते हैं, 227 रिजर्व सीटें किसके पास जाएगी? 70 सीटें नेशनल असम्बली, बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंटों के पास है। अगर 227 सीटें आप रिजर्व एक पार्टी से ले लेते हैं तो इनका क्या रद्द अमल होगा सदर के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस में, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में इनका क्या रोल होगा? इस वक्त सबसे ज्यादा नॉमिनेशन कैंडिडेट जो फील्ड की है वो पीटीआई ने की है। अगर आप निशान वापस ले लेते हैं तो क्या ये लोग सारे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे? अगर आप उनसे इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाएंगे तो इलेक्शन के बाद जो हॉर्स ट्रेडिंग होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये द मोस्ट क्रिटिकल इलेक्शन इस मुल्क में होने जा रहे हैं। अगर ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो ये इकानमी तबाह हो जाएगी, ये मुल्क का बदतरीन नुकसान हो जाएगा, ये डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जो काबिज बैठे हुए हैं पार्टियों पे, इनको इस बात का इदराक नहीं है। इनकी पार्टी बचे, इनकी पोजीशन बचे, ये पार्टी बचे, इनकी पोजीशन बचे, वो पोजीशन है जो अपने बेटों और बेटियों के अलावा किसी और को देते नहीं, ये बचे, मुल्क का कितना नुकसान हो उनका एहसास नहीं है। कल उन्होंने जजेस पे जो हमलावर हुए, मैं आपको अगर आपकी इजाजत से सिर्फ एक वीडियो प्ले करवाता हूं थोड़ी सी, आप ये देखें, इनकी ये देखें कि जब जब कोई केस आता है, आप देखें जजेस के बारे में ये क्या कहते हैं, ये अदालतों के बारे में क्या कहते हैं। सुन ले जरा इसका, एक मिनट। इमरान खान को कहा कि इस परसों से क्या मारी मेरे पास लेके आओ पिटीशन, मैं सुनूं। मॉनिटरिंग जज लगाया गया, वो कुछ मुकदमे के लिए लगाया था, लेकिन लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गए हमारे। तहरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरखास्त लेकर गई। छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्रार घर से भागा आया, उसने कहा जी पिटीशन किधर है? तहरीके इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटीशन तो भी तैयार नहीं है। उसने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप पिटीशन तैयार करें। इसी अदालत ने सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया। कहाँ है आज वो सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट देने वाला? चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है किसी को। जब बेल का फैसला होने वाला होता था, जेल में उस दिन खबर मिलती थी कि 3 हफ्तों के लिए बेंच डिसॉल्व हो गया, नया बेंच, या कोई जज छुट्टी पे चला जाता नहीं था, भेजा जाता। काजी फाइज यूसुफ साहब के मामले में माई लॉर्डशिप से ये पूछना चाहते हैं कि वो आपके ब्रदर जज थे ना, आपने क्या किया? तो जस्टिस अब्दुल सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता कि कितनी। और आपको ये हम बावर कराते हैं कि आपके कैमरों के सामने हमारा इंटायर प्रोसेस हुआ इलेक्शन का। हमने जितने इलेक्शन कराए इस पार्टी ने हमेशा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराए। इलेक्शन कमीशन के पास आईनी कानूनी नुक्ता था कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार समाअत नहीं है इन मामलात को देखने का। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिजिग्नेशन नहीं है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑलरेडी रिजाइन कर चुका था और सेक्रेटरी जनरल ऑलरेडी रिजाइन कर चुका था। हाई कोर्ट के जज साहब ने 4 घंटे इस केस को सुना था। उस 4 घंटे के सुने में जितने भी आपके कैमरे वाले मौजूद है, पेशावर वालों से पूछे, इनके पार्टियों ने सिर्फ उस जज साहब को तप्पड़ नहीं मारे, इतने सख्त अल्फाज उस वक्त कोर्ट में भी इस्तेमाल किए थे। इन सारे सियासी रहनुमाओं को, ये जो रेमनेंट पीडीएम के हैं, इनको अच्छी तरह नजर आया है कि 8 तारीख को इनके पल्ले कुछ भी नहीं बचना। ये अपने अपनी सीट आप हारेंगे इंशाअल्लाह ताला अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुए। इनको इनका पता है, इसलिए इनकी सिर्फ ये कोशिश है कि पीटीआई के पास बल्ला ही ना रहे। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ पीटीआई का निशान नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से 70% अवाम की उमंगों की निशानी है। ये अवाम की बुनियादी हक है कि इसके मुताबिक इलेक्शन करे। सुप्रीम कोर्ट ये कानून मौलाना मौदूदी की केस में 1964 में सेटल कर चुकी है।
बेनजीर के केस में सिंबल वाले में 89 में सेटल कर चुकी है कि किस उन्होंने नेक नामी कमाई थी और उन्होंने जिस तरह से पर्सनली ذاتی طور पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ साजिश की, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उसके कर्ता धर्ता थे। मार्शल लॉ नहीं लगाते तो आपके कमबख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है कि आज मुल्क जिस इंतशार की लपेट में आया हुआ है, मुल्क ने जो क्राइसिस जन्म लिया है वो जमान पाक से कम और उमर अता बंदियान की कुर्सी से ज्यादा जन्म लिया है। साकिब नसार को तो पूरी कौम जानती है, लेकिन आपका साकिब नसार से बड़ा मुजरिम जो छुप के घर में बैठा उसका नाम है जस्टिस आसिफ सईद खोसा, और मुजाहिर अली नकवी जिसके खिलाफ गबन का करप्शन का रेफरेंस गया हुआ है, लेकिन उस पर सांप बन के बैठे। शर्म करो उमर अता बंदियान, शर्म करो। से भरे बैठे हैं, लेकिन जिन्होंने एहतसाब को इंतकाम बनाया उस एहतसाब का भी एहतसाब होगा। वो कौन से लोग हैं भाई नवाज शरीफ को जिन्होंने नाअहल किया है, इनका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुंसिफों से जिन्होंने नाइंसाफी की और जब सवाल पूछा जाए तो कहीं ने अदालत के पीछे छुप जाए। हमारे खिलाफ इस तरह फैसले थे और हम सरे तस्लीम बंद कर रहे हैं। नवाज शरीफ पर चेक नहीं कर, 5 लोगों ने नवाज शरीफ को रुसवा करके उस दफ्तर से बाहर निकल दिया। हर केस जिसमें इमरान खान का फायदा नुकसान हो, 3 आदमी सुनने के बताओ कोई नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पिशावर में सारे पैसे एक ही जज करेगा, जैसा लगता है कि उसका जज नहीं है उसे पारी का रूल हो। मौजूदा बेंच है उसमें जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हैं, उन जज साहबान का हमारे मुताबिक जो उनके क्या हालात हैं उनसे भी कोई ना वाकिफ नहीं है, ना हम ना वाकिफ हैं। और उसके बाद हर वो केस जिसका फैसला हमारे खिलाफ आना हो उस बेंच का जो है वो वही हिस्सा होते हैं। जब बेंच बना तब से लेकर आज तक के फैसले तक इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अपने एक शख्स की वजह से आज आइन की तशरीह को में फर्क डाला जा रहा है, अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की जा रही है। फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि अगर फुल कोर्ट बन जाती तो आज का फैसला मुख्तलिफ होता। आपकी नजर में है कि जिस दिन जो है वो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, बेंच में बैठे बाद जज साहबान की फैमिली जो ऊपर गैलरी में बैठी थी और उन्होंने वहां पे नारे बुलंद किए थे और ये चीजें बाद में मीडिया में। अगर कुछ लोग गैर जानिबदार नहीं होंगे, अगर इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा। हमारे वजीराबाद के केस में एक लड़का वो गरीब है, सिर्फ उसका ये कसूर है, 2 महीने उसको हफ्ते बेजा में रखा गया, अब गिरफ्तारी डाली है हफ्ता पहले। तब तो किसी ने नोटिस नहीं लिया था, तब तो नहीं कहा था कि आईजी इस्लामाबाद पेश हो, आईजी पंजाब पेश हो। तब कौन सी क़यामत आ गई है कि दोनों आईजी को तलब कर लिया गया। जो सदाओं में बैठे लोग क्या खून चला रहे हैं, क्या तमाशा कर रहे हैं, ये है दहशतगर्दी जिसको छुपाया जा रहा है। तो मैं जो कहता हूँ, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, मैंने कहा है। शरीफ का सुना दे, शहबाज शरीफ का सुना देंगे। कल पर देखिए आपके सामने है वो, ये आपने उनको देखा है, हम अदलिया से इल्तिमास करते हैं कि अगर ऐसे हमले किए जाएंगे तो वक्त से पहले इसका तदारुक किया जाए। तदारुक नहीं होगी, इलेक्शन करीब तर आता जाएगा तो अवाम किस तरफ चल पड़ेगी। हमारी सारी अवाम से उम्मीद दरख्वास्त है कि पुरअमन रहे, लेकिन अगर ऐसे इकदामात न किए गए तो मुल्क किस तरफ चल पड़ेगा। क्या तीसरी क़ुव्वतों को आने की इजाज़त दी जा रही है? क्या यह बेहतर नहीं है कि अदलिया इन सब चीज़ों का तदारुक करे? क्या यह बेहतर नहीं है कि अदलिया इस मसले को देखे? कल आपने देखा है, ये 2 दिनों में हमने अभी 2 पिटीशनें फाइल की इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन जब अडियाला जेल आया था तो मैंने पर्सनली जज साहिबान से रिक्वेस्ट की है कि आप उनको सीरियसली देखें, बजाय इसके कि आप अडियाला जेल आ जाएं। आप इंडियन इलेक्शन कमीशन के पैरवी करते हुए, उनसे उनके तकाबुल करते हुए आप काइंडली ग्राउंड पे रहे। आपके सामने ये पिटीशन हम फाइल कर चुके हैं। ये 80 से ज्यादा केसेस है जो इलेक्शन के नोटिस में हम लेके आ रहे हैं कि लोगों से किस तरीके से
नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए या उनके डॉक्यूमेंट्स छीने गए या उनके प्रपोजल सेकेंडर को उठाया गया, और जिनको नहीं उठाया गया, जिनकी स्क्रूटनी हो गई है, उसकी स्क्रूटनी पे ऑर्डर नहीं हुआ। अगर आप औरतों की नॉमिनेशन फॉर्म से कोई गेम करते हो, ये भी एक रिक्वायरमेंट है 5% होना। हम अदलिया को अभी से बता रहे हैं कि ये एक बड़ी साजिश हो रही है। इतनी बड़ी पार्टी को पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालना, ये डेमोक्रेसी को डिरेल करने की साजिश होगी। काइंडली इस पे नजर रखें और इसके तरह इकदामात करें। जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को रोका गया, जिस तरीके से उसको डील किया गया, जिस तरीके से उसको रात एक ठंडे कमरे में रखा गया, ये सारे इस पॉलिटिकल पार्टी को और इसकी लीडरशिप पे प्रेशर डाले और टेरराइज कराने के लिए सारी एक साजिश हो रही है। अदलिया से हम हमेशा से दरख्वास्त करते रहे हैं कि काइंडली एक ही तरीका हो सकता है, या आवाम खुद करें या अदलिया करेगी। हमारे अवाम से तो उम्मीद है, दरख्वास्त है कि वो पुरअमन रहे, लेकिन इनके बुनियादी हक से महरूम ना करे। इनके बुनियादी हक इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट होने के लिए अदलिया से दरख्वास्त है कि इस मसले को देखे। ये बेट का मसला जरूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट होना जरूरी है, इस इलेक्शन प्रोसेस का मुकम्मल होना जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया है और इस बात को वर्सी कर रही है कि इलेक्शन 8 फरवरी हो, तो इसका हर स्टेप उस वक्त तक, जब तक सारा फाइनल नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट नहीं हुआ हो, इस सब के लिए लाजिम है कि यह सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में देख ले। आप सबका शुक्रिया। कोसा साहब कुछ कहना चाहेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इसको माइक आ जाए। ठीक है, एक मिनट।